नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर, जहां हम देश के कानूनी मामलों, न्यायालयों के निर्णयों और वैचारिक मुद्दों की चर्चा करते हैं और एक आम नागरिक की दृष्टि से उनके निहितार्थ समझने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारे वो दर्शक भी जो कानून को नहीं समझते हैं इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। आज हम एक बहुत मज़ेदार विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं कि आप एक विवाह समारोह में हैं। सोचिए, शादी में गाना गुलाबी आंखें बज रहा है। डीजे भैया से मांग की जा रही है कि डीजे वाले भैया मेरा गाना बजा दो। आपका भी मूड बन रहा है, आप भी नाचने के लिए अपनी पैंट कस के तैयार हैं, लेकिन अचानक पुलिस आ जाए और बोले कि आपने गाने का लाइसेंस लिया है, लाइसेंस दिखाओ। आपने गाना बजाने की परमिशन ली है कि नहीं, वरना गाना बंद और आप अंदर। हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि अगर किसी ने पुरानी फिल्मी धुन पर भक्ति गाना बना करके बजा दिया तो क्या होगा। मेरा आज का वीडियो देश के सभी संगीत प्रेमियों के लिए, विशेष रूप से कंटेंट क्रिएटर्स और कानून को समझने की इच्छा रखने वाले लोगों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। अतः मैं आग्रह करूंगा कि आप इसे पूरा देखें और संगीत के कानून को, या कानून का संगीत, इसे गहराई से समझें। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। यदि आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको कॉपीराइट एक्ट 1957 के बारे में जानना ही चाहिए। कॉपीराइट अधिनियम 1957 बौद्धिक संपदा के अंतर्गत कलाकारों के अधिकार के लिए बनाया गया था और ये उनके अधिकार बताता है। 1957 में पहली बार पारित होने के बाद से इस अधिनियम में कई संशोधन हुए और सबसे अंत का जो संशोधन, हालिया संशोधन कहेंगे, वो 2012 में किया गया था। कॉपीराइट किसी भी व्यक्ति के कृतित्व, कंटेंट के स्वामित्व से जुड़ा मामला है और इसके उल्लंघन पर जेल और सजा दोनों का प्रावधान है। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कॉपीराइट एक्ट क्या है, इसके नियम और विधान क्या हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन सी सामग्री आती है और फेयर यूज पॉलिसी क्या कहलाती है। कॉपीराइट असल में बौद्धिक संपदा से जुड़ा एक कानूनी अधिकार है जो आपके मौलिक कार्यों की प्रतिलिपि बनाने, उसमें संशोधन करने और उसे बेचने का आपको विशेष अधिकार प्रदान करती है। भारत में यह साहित्य, कला, संगीत, फिल्म और कंप्यूटर प्रोग्राम के मूल कार्यों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह विचारों के बजाय विचारों की अभिव्यक्ति की सुरक्षा प्रदान करता है। इसको एक उदाहरण से समझिए कि आपने एक कहानियों वाली विषय वस्तु लिखी, तो आपके पास उन कहानियों को पुस्तक के रूप में छपवाने, उसमें सुधार करने और उस किताब को बेचने के पूरे अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी पुस्तक की सामग्री को छपवाता है तो यह कॉपीराइट का उल्लंघन है और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यही नियम संगीतकार और संगीत लेखक के साथ लागू होता है कि यदि उनके संगीत और गीत का प्रयोग यदि किसी दूसरे ने किया है बिना उनकी अनुमति के, तो उनको भी सजा हो सकती है। चलिए इसके उल्लंघन के मामले भी समझ लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूसरे की कृति को बिक्री या किराए के लिए बनाता है, बेचता है, किराए पर देता है या व्यापार के लिए प्रदर्शित करता है या व्यापार के उद्देश्य से या कॉपीराइट मालिक को नुकसान पहुंचाने की नियत से वितरण करता है या व्यापार के लिए सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या भारत में कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाली प्रतियों को आयात करता है, ऐसी परिस्थितियों में यह कॉपीराइट अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन माना जाएगा। अब ये समझते हैं कि कॉपीराइट का अधिकार कब तक रहता है, तो इसको भी समझ लेते हैं। कॉपीराइट एक्ट की धारा 22 के अनुसार साहित्यिक, नाटकीय, संगीत और कलात्मक कार्यों के लिए कॉपीराइट की सुरक्षा लेखक के जीवन काल तक रहती है और उनके निधन के बाद 60 वर्षों तक जारी रहती है। कॉपीराइट एक्ट की धारा 26, 27 और 28 के अनुसार सिनेमा, ध्वनि रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ और अनप्रकाशित कार्यों के लिए कॉपीराइट 60 वर्षों तक प्रभावी रहता है तथा जिस साल कार्य पहली बार प्रकाशित हुआ था उसके अगले वर्ष की शुरुआत से गिना जाता है। जबकि अभी ऊपर जो संगीत वाले में वो वहीं से चालू हो जाता है, 60 वर्ष उसके। अब बात करते हैं कि कॉपीराइट एक्ट की धारा 23 जो बताती है कि गुमनाम या बेनाम और छद्म नाम से प्रकाशित कराए गए कार्य ये कैसे, किस अधिकार में आते हैं। यदि लेखक की पहचान अज्ञात रहती है तो कॉपीराइट 60 वर्षों तक सुरक्षित रहता है। प्रकाशन के वर्ष के अगले वर्ष से इसको गिना जाएगा।
अब सजा की बात करें तो धारा 63 कहती है जानबूझकर कॉपीराइट तोड़ा तो 6 महीने से 3 साल जेल और 50,000 से 2 लाख जुर्माना, और बड़े बड़े केसों में तो ये 20 लाख से 5 करोड़ और अधिक भी हो सकता है। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमिताभ बच्चन को भी दूसरों की कविताएं अपने पिताजी की लिखी बताकर गाने के लिए क्षमा मांगनी पड़ी थी, और उसमें ये बचे थे, नहीं तो इनके ऊपर भी कॉपीराइट का होता। वो कविता ये थी कि यूं ही नहीं चलता रहा है कारवां खुद, अपने आप से ये वादा कर, रुक ना तू झुक ना तू, थक के बैठ जा थोड़ा मगर रुक ना तू। तो ये कविता जो है इन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी की है, तो इसमें माफ़ी मांगनी पड़ी थी। और इसके बाद इन्होंने एक कविता और पढ़ी थी, ऋषा अग्रवाल की जो कविता थी, थोड़ा पानी रंज का उबालिए, थोड़ा पानी रंज का उबालिए, खूब सारा दूध खुशियों का, थोड़ी पत्तियां ख्यालों की, थोड़े गम को कूट कर बारीक, हंसी की चीनी मिला दीजिए, उबलने दीजिए ख्वाबों को कुछ देर तक। ये जिंदगी की चाय है जनाब, इसे तसल्ली के कप में छान कर घूंट घूंट कर मजा लीजिए। इसको भी जो है अमिताभ बच्चन ने गाया था और बिना नाम बताया गया था, तो इसमें भी उनको ऋषा अग्रवाल से माफ़ी मांगनी पड़ी थी, नहीं तो उनके ऊपर भी जुर्माने का नंबर आ रहा था, नोटिस हो गई थी। मित्रों, जब आप किसी पब्लिक जगह जैसे शादी, पब या होटल में कॉपीराइट वाला गाना बजाते हैं तो आपको उस गाने के मालिक से इजाज़त लेनी पड़ती है। ये इजाज़त ही लाइसेंस है। कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 30 कहती है कॉपीराइट का मालिक ही लाइसेंस की अनुमति दे सकता है। मतलब बिना इजाज़त गाना बजाया या उसकी धुन चुराई तो कानून का डायलॉग सुनने को तैयार ही है। चलिए मित्रों, अब कॉपीराइट के मामले में कोर्ट के कुछ निर्णयों की भी बात कर लेते हैं। कोर्ट की बात करें तो इस अधिनियम की धारा 51 का डंडा हर जगह इस समय चल रहा है। कुछ कोर्ट केस की हम चर्चा भी करते हैं। जनवरी 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कॉपीराइट अधिनियम की धारा 30 की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया था कि गाने का लाइसेंस जरूरी है, चाहे शादी हो, कोई समारोह हो, डीजे हो या पब हो। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि लाइसेंस हर जगह जरूरी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सितंबर 2024 में अपने आदेशों से दिल्ली के बहुत बड़े होटल हयात और लेमन ट्री होटलों पर बिना अनुमति और लाइसेंस के गाने बजाने पर रोक लगा दी थी और बड़ी फटकार लगाई थी उनको। 18 कम्यून 2025 मामले में विराट कोहली के रेस्टोरेंट में एक्ट की धारा 51 के चक्कर में फंसा था और वहाँ गानों पर बैन लगा दिया गया था। विराट कोहली के रेस्टोरेंट पर भी बैन लगा दिया गया था कि जो आपके गाने हैं और अगर आपने वो नहीं किया इस एक्ट के अंतर्गत तो परमिशन नहीं ली तो बंद। अमेरिका 2024 में सोनी म्यूजिक ने तो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया से 350 करोड़ रुपए की रॉयल्टी मांगी थी क्योंकि उन्होंने 170 गाने बिना सोनी की परमिशन के बजा दिए थे। ब्रिटेन में 2023 में बांग एनर्जी ड्रिंक पर लाखों का जुर्माना लगा था क्योंकि उन्होंने अपने विज्ञापन में बिना लाइसेंस लिए या बिना परमिशन लिए दूसरे के म्यूजिक का प्रयोग कर दिया था। इस एक्ट में भी कुछ चीजें हैं जो कॉपीराइट उल्लंघन नहीं माने जाते हैं, जैसे निष्पक्ष उपयोग, शैक्षिक कार्य के लिए, न्यायिक कार्य के लिए, धार्मिक और तकनीकी उद्देश्यों के लिए, साथ ही कुछ शर्तों के साथ ध्वनि रिकॉर्डिंग और वीडियो फिल्मों में विवरण प्रदर्शित करने की आवश्यकता को रेखांकित भी करती है। आप थोड़ा सोचिए कि दिलबर की धुन पर कोई भक्ति गाना बना दे, दिलबर भगवान तू मेरा ईमान, मस्त लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन बिना परमिशन के ये चोरी की श्रेणी में आता है। धारा 30 कहती है मालिक को पूछो, रॉयल्टी दो, फिर जो करना है वो करो, क्योंकि गाने में किसी तरीके की हेरफेर का जो अधिकार है वो भी उसी रचयिता को है, बनाने वाले को। अब सवाल उठता है कि अगर किसी गाने की धुन पर नया आध्यात्मिक गाना बनाया जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, ये कॉपीराइट एक्ट की धारा 14 और धारा 51 का मामला बनता है। धारा 14 कहती है कि कॉपीराइट मालिक को अपने गाने को बदलने, कॉपी करने या नए रूप में पेश करने का पूरा अधिकार है। अगर आपने स्वीटी तेरा ड्रामा की धुन पर स्वीटी मेरा कृष्णा बना दिया तो बिना ओरिजिनल मालिक की इजाजत के ये एक तरीके का कॉपीराइट का उल्लंघन ही है। धारा 51 इसे गैर कानूनी मानती है और सजा का रास्ता खुल जाता है। लेकिन अगर आपने लाइसेंस लिया है या मालिक से परमिशन मांगी है तो मस्ती चालू रखिए। मित्रों, अब कोर्ट कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में काफी सख्त हो रही हैं। काफी कोर्टों ने जो है इस समय कॉपीराइट के मामले में निर्णय दिए हैं। ये तो मैंने आपको थोड़े से बताए। इस मामले पर बात करते हुए सिंचाई विभाग के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर
सत्य कुमार मार्कंडे जी का कहना है कि सरकार और कोर्ट को सख्ती नहीं करनी चाहिए। उनका मानना है कि फिल्मी धुनों ने महिलाओं की रचनात्मकता को दबा दिया है। पहले लोकगीतों की सुगंध फैलती थी, अब भक्ति गानों में फिल्मी धुनें ठूंसी जा रही हैं। लेकिन वे ये भी कहते हैं कि कोर्ट की सख्ती से देश की महिलाओं में फिर से रचनात्मकता के सृजन का बीज अंकुरित हो सकता है। वो अभी भी आशावान है कि हो सकता है फिल्मी धुन ना बजाएं, अपने आप बनाने लगे बाद में, अगर सख्ती हो गई तो मित्रों, यदि सार्वजनिक आयोजन करना है तो पब्लिक परफॉर्मेंस लाइसेंस लीजिए, पीपीएल या आईपीआरएस से आप संपर्क करिए और लीजिए। होटल, रेस्टोरेंट और डीजे वाले से पहले पूछिए, भैया गाना बजाने का लाइसेंस है कि नहीं, तब आप उससे आगे बात करिए। तो मित्रों, ये था कॉपीराइट अधिनियम 1957 का पूरा मामला। आपके विचार इस मामले में क्या हैं? क्या सरकार या कोर्ट को सख्ती करनी चाहिए, या एक व्यक्ति द्वारा बनाए गए गानों और धुनों के प्रयोग का अधिकार सभी को दे दिया जाना चाहिए? क्या भक्ति गानों के लिए फिल्मी संगीत और धुनों का प्रयोग महिलाओं की रचनात्मकता एवं लोक गीतों के नवनिर्माण में बाधा बन रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।